So hi guys and welcome back to another video of Bank Time. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो चुका है। एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम था सारी शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं, चार की चार जो थी, फिफ्थ सिक्स एंड 11th 12th। एंड आई होप आप सब लोगों की मेंस की प्रिपरेशन जो है आप लोगों ने स्टार्ट ऑलरेडी कर दी होगी और सब लोग आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। सो आज की जो बेसिकली वीडियो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस किस तरीके से हम देखने वाले हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बता देता हूँ मैं आपको। मेरा नाम जो है वो निशांत है एंड निशांत सोनी मेरा नाम है। आप ये बोल सकते हैं, हाँ बोल कह सकते हैं, XLIC ADO एक तरीके से, बिकॉज मैंने ADO को ज्वाइन किया था और कुछ ही टाइम बाद में मैंने ADO को छोड़ दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था वहाँ से। और अभी रिसेंटली मैं SBI में वर्क कर रहा हूँ और गुजरात में मेरी पोस्टिंग है। सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और मैंने बीटेक करी हुई अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम जो पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्शन बेस्ड पजल एक स्टार्ट किया था, वो पजल भी काफ़ी अच्छा था। वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। सो डायरेक्शन बेस्ड जो पजल है ना, वो उसमें क्या है कि काफ़ी बच्चों को परेशानी आती है। परेशानी क्या आती है, आई होप आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। लेट मी जस्ट चेक इट। हाँ ओके, आई होप इट्स गुड। ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड पजल में एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती क्या है कि डायरेक्शन बेस्ड पजल में आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हो। ठीक है, घबराना इन द सेंस कि एक सेकेंड, होल्ड ऑन सेकेंड, वाइट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, घबरा ऐसे जाते हो कि जैसे जैसे सपोज कि आपके पास में जब भी डायरेक्शन बेस्ड का कोई भी पजल आता है ना, तो उसमें एक तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि डायरेक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट दिए होते हैं। आपको मल्टी डायरेक्शन में आपको काम करना होता है। जैसे जैसे सपोज कि नॉर्थ, कुछ जने नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ जने साउथ में फेस कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ आती है। और साथ ही साथ में इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब क्रिएट होता है जब आप एक पर्टिकुलर मान के चल लेते हो ये तो नॉर्थ ही है और ये साउथ ही है। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी अच्छे से बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कि आपको नॉर्थ और साउथ को कभी भी फिक्स नहीं करना। और ये मैं हमेशा आपको इस पजल के लिए बोलता रहूँगा। आपको कभी भी नॉर्थ और साउथ को अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करना है कि नॉर्थ ही होगा और साउथ ही होगा। जब क्वेश्चन आपको कुछ बोल रहा है, लास्ट में जाके आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। ठीक है ना। सो ये चीज़ें आप मत करना। तो डायरेक्शन बेस्ड पजल में एक ये प्रॉब्लम आती है। एक और मैंने क्वेश्चन लिया है अलग सा, जिसके अंदर कई बार क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले जो नाम आते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि आनंद, ठीक है, आमिर, ठीक है, आरुषि और अमित, ठीक है, ये चारों ऐसे करके ये बैठे हैं और ऐसे करके और भी नाम दे देगा। मतलब 8 के 8 जनों के नाम जो है ना वो इतने कंफ्यूजिंग होंगे कि आनंद, आमिर, आरुषि, अमित, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार इसको याद किस तरीके से रखें। तो एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके का लिया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि एग्जाम में जब आप बैठे हो तो इनमें किस तरीके की अप्रोच रखनी है। बाकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो डायरेक्शन बेस्ड पजल के अंदर आती है। ये मैं आपकी जो प्रॉब्लम है आज क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है ना। सो आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पजल के साथ में। और पेन का जो है वो चेंज कर लेते हैं, मैं इसको वाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आप ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको देख पाएँ। ठीक है ना। सो कलर 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 चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से एंड ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ से डन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन को। ठीक है। सो ये हमारा जो है आज का ये पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये 8% है। सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना होता है क्वेश्चन में, फर्स्ट अप्रोच आपकी हमेशा ये होनी चाहिए, यार ये क्या चीज़ है, मतलब
फर्स्ट अप्रोच कोई बात नहीं, फर्स्ट अप्रोच आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को फटाफट से क्विक रीड करना है। क्वेश्चन क्विक रीड। क्विक रीड का मतलब ये है कि आपको 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको एज अ सैम्पल कि किस तरीके से आपको रीड करना होता है। यहाँ पे दे रखा है कि 8 पीपल से, ठीक है, सम ऑफ देन यहाँ पे देखिए, ठीक है, 8 पीपल है और सर्कुलर टेबल है, ओके डन। सम ऑफ देम फेस टुवर्ड्स सेंटर, सम ऑफ द अवे, ठीक है। तो इसमें ये बोल रखा है कि डायरेक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन है। यहाँ तक मेरी लाइन खत्म होगी। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर आर मोर देन द पीपल अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर पे जो फेस कर रहे हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो कि सेंटर पे जो फेस कर रहे हैं आर मोर देन अवे वाले, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि सेंटर वाले कौन से, अवे वाले कौन से, वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। यहाँ पे दे रखा है, ये चीज मेरे को दे रखी है, तो मेरे को पता चल गया है कि ये डायरेक्शन बेस का ऐसा मल्टी डायरेक्शन बेस्ड पजल है जिसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ से स्टार्ट करने के लिए मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर मेरे पास में जो पेन का ऑप्शन है वो वाइट कलर में अगर अवेलेबल हो पाता है तो। आई डोंट थिंक सो कि यार ये मेरे को वाइट कलर में अवेलेबल करने देगा। लेट्स सी। हेल्प लास्ट व्यू स्क्रीन, शो एरो ऑप्शन, ऑटोमेटिक विजिबल हेल्थ, लेजर पॉइंट, इसमें मेरे को ऑप्शन दे नहीं, वाइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमें इसके अंदर सबसे पहले हमें कंडीशन सारी नोट डाउन करनी है, ठीक है। कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से हमारी जो कंडीशन है वो नोट डाउन स्टार्ट हो जाएगी कि 1% बैठता है सी और डी के बीच में, ठीक है। देयर इज 1% बिटवीन सी एंड डी व्हेन ईदर counted in clockwise direction starting from the D or counted in anti-clockwise direction starting from D। देखो, इस कंडीशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है और से एंड में जाके आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प भी मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है, देखो इसने बोला है कि एक ही पर्सन बैठता है सी और डी के बीच में, या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से डी में देख लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से डी में देख लो, या फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी स्टार्टिंग फ्रॉम डी, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी, ठीक है। अब इसने बोला है कि भले ही डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो, सी और डी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं जस्ट सपोज मैं आपको एक दे के चलता हूँ कि यार यहाँ पे मेरा सी है, यहाँ पे मेरा एक पर्सन आ गया और मेरा डी आ गया, ओके। अब अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखता हूँ, वैसे तो इसने मेरे हिसाब से एक गलत कंडीशन दे रखी है, देयर इज व्हेन ईदर काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में इसमें होना ये चाहिए था कि व्हेन ईदर काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सी। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखोगे तो वो सही नहीं बैठेगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन ही लेता हूँ और मैं क्लॉकवाइज का देखता हूँ तो यहाँ पे आता है, और एंटी क्लॉकवाइज को देखता हूँ तो यहाँ पे आता है, तो एक ही पर्सन नहीं बैठ सकता क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ये कंडीशन ऐसे है कि इधर यू सी फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी और इधर यू सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी। डी और सी का अलग अलग बोल रखा है, तो तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है इसके अंदर। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने डी का डायरेक्शन ये लिया, ठीक है, ओके। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो डी की ये होगी। अगर मैंने मान लिया एक बार के लिए कि डी को मैंने ऊपर की तरफ फेस करते हुए मान लिया, तो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा ये हो गया, मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। और अगर मैंने इसको नीचे की तरफ मान लिया तो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होगा, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ये वाला, और मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये था, बट यहाँ पे मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलना चाहूं कि
एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी से भी देखो एक ही पर्सन बैठेगा, तो उस केस में ये होगा कि मुझे सी के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जब मैं सी, सपोज मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ पे मेरा सी है, यहाँ पे एक मेरा पर्सन बैठा है और यहाँ पे मेरा डी बैठा है। ओके, अगर मैं इस दोनों के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दूं, ओके, तो यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि डी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये और सी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, when either counted in clockwise direction starting from D और counted in anti clockwise direction starting from D। ओके ओके, ठीक है, तो इसमें देखो मैं बताता हूं क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम में जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वापस से इसको शुरू करता हूं। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे इसने स्टार्टिंग फ्रॉम दे रखा है डी से, भले कि आप डी से एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट करो या फिर देखो यहां पे अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी कौन सी होगी, मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करता हूं तो भी मेरा सी और डी के बीच में एक ही पर्सन रहना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं डी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी स्टार्ट करूं तो भी मेरे पास में एक ही पर्सन रहना चाहिए। तो अगर मेरा डायरेक्शन ये आ गया जस्ट सपोज, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास में ये ही डायरेक्शन आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को C और D का जो डायरेक्शन है वो सेम लेना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं C और D का दोनों का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दूंगा तो फिर ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे C और D का डायरेक्शन, वो भी आपको आगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से, अगर आपको नहीं आया तो कंडीशंस को और नोट डाउन करते हैं, फिर लास्ट में जाके जब आपको मैं अभी जो चीज़ समझा रहा हूँ आपको लास्ट में जाके समझ में आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम डी। बी सिट सेकंड टू द राइट, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, बी जो बैठता है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए बैठता है। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी डू नॉट फेस इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करते हैं। K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। K जो है वो C का इमीडिएट नेबर नहीं है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ना उसके आसपास में कंडीशंस नोट डाउन करने की कोशिश करना, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। C जो है वो सेंटर की तरफ फेस करता है। ओके, I फेसेस और सिट्स ऑपोजिट टू J। I फेसेस और सिट्स ऑपोजिट टू जे। ये चीज़ आई होप आपको लोगों को पता होगी, क्योंकि आई को अगर ऑपोजिट टू जे में बैठना है तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जितने पर्सन बैठे हैं उसमें से -2 करके डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर 8 पर्सन बैठे हैं तो -2 करूँगा तो 6 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो वो ऑपोजिट की कंडीशन बन जाती है। और ये हमेशा इवन के अंदर ही वर्क करता है, ऑड में काम नहीं करता है। ठीक है, बोथ द इमीडिएट, ठीक है, K इज नॉट फेसेस I फेसेस, ठीक है, बोथ L एंड D डज नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, बोथ L एंड D डज नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन, तो L एंड D जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फेस करेंगे। I इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। I जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B बैठता है। ओके, ये कंडीशन भी हमारी होगी। All three A and his both immediate neighbors face in the same direction। A और उसके जो immediate neighbor हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। ओके, अब ये A आ गया और ये सेम डायरेक्शन के अंदर फेस करेंगे। Immediate neighbors of I face in different directions। Immediate neighbors of I जो है वो ये डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेंगे। एंड J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। J जो है वो D का इमीडिएट नेबर नहीं है। ये सारी की सारी कंडीशंस हमने नोट डाउन कर ली। ओके, यहाँ पे अगर हमें C का दे रखा है कि कौन सा डायरेक्शन है, तो उससे हम D का डायरेक्शन जज कर सकते हैं, बट वो चलो ठीक है, बात की बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें।
क्वेश्चन ऐसी कौन सी कंडीशन पिक करें ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली बन सके। यहाँ पे देखो हमें सिंपल सी चीज़ ये पता है कि हमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हम शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। देखो सी और डी के बीच में अगर अपन देखने की कोशिश करेंगे तो हमें सी के पास में के नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी, डी के पास में जे नहीं है वो भी हमें प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से हम स्टार्ट करके फंस सकते हैं। अगर मैं देखो अगर मैं आई से स्टार्ट करता हूँ तो जे, जे आई, बी आई और बी से ए, ये तीनों चीज़ें मेरे रिलेट कर सकती है, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हो तभी आपको कोई चीज़ पता चल जाए कि आपको किस कंडीशन को पिक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो आई और जे को मैं लेके चला, ओके। अब मुझे क्या करना है, आई और जे को मैंने ले लिया, अब ए सॉरी आई और जे को मैंने ले लिया, अब बी के आई जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो बी मेरा यहाँ पे भी हो सकता है और बी मेरा यहाँ पे भी हो सकता है। हु नोज, मेरे को डायरेक्शन पता नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट में बोला है ना, तो बी का डायरेक्शन तो इस बी का डायरेक्शन ये भी हो सकता है, तो बी का अगर डायरेक्शन ये होगा तो आई इस तरफ आ जाएगा, अगर बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ हुआ तो आई को इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी ये दोनों केस हो सकता है, ठीक है। चलो एक बार मैं बी को मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि बी से एक छोड़ के मेरे को ए लेना है, तो यहाँ पे बी आ सकता है, यहाँ पे बी ए आ सकता है, ओके। बी के आसपास वाले सेम डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और आई के आसपास वाले डिफरेंट डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, ओके। अब आई टू द इमीडिएट ऑल थ्री इन द फेस इन द सेम डायरेक्शन, बट इसने एक और चीज बोली है, अगर मैं बी को यहाँ पे रखता हूँ और ए को यहाँ पे रखता हूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ए और उसके आसपास वाले सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, जबकि इसने दे रखा है कि आई के इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन को फेस करते हैं। आई फेसेस और सिट्स ऑपोजिट टू जे और आई इज टू द ठीक है एंड जे आई फेसेस बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई इन फेस इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए को यहाँ पे मैं नहीं ले सकता, ए को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए और इसके इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे? नहीं, क्योंकि इसने बोल रखी है बात कि बी के आसपास वाले भी सेम डायरेक्शन फॉलो नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इसका बंदा जो भी होगा ना, जो भी इसका जो भी पर्सन आएगा वो अलग डायरेक्शन फेस कर रहा होगा, ये अलग डायरेक्शन फेस कर रहा होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आने वाली है नहीं अपनों को, तो अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बी को एक बार लेके देख लेता हूँ और यहाँ पे मैं ए को लेके देख लेता हूँ और बी को मैंने ऊपर का डायरेक्शन दे दिया, आई मेरे पास में आ गया, यहाँ आ गया। अब बी के आसपास वाले सेम डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते और आई के आसपास वाले डिफरेंट डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। ए और इसके आसपास वाले सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। अब सी और डी का मुझे देखना है कि क्या करना है, सी और डी कहाँ पे आ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं अगर सी को रखता हूँ तो डी मेरा कहीं पे भी नहीं आ सकता, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो डी जो है वो मेरा यहाँ पे आ सकता है, या फिर मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ तो डी जो है वो मेरा यहाँ पे आ सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है इसके अंदर, और कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास में नहीं है किसी भी पोजीशन की, ठीक है। अब देखो डी को मैं जे के पास में नहीं रख सकता, ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है इसने कि मैं डी को जे के पास में नहीं रखता, तो डी को यहाँ पे नहीं रख सकता, तो मेरे को सी को यहीं पे रखना पड़ेगा और डी को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओके। ये जस्टिफिकेशन हो गया। अब के जो है मेरा सी के पास में नहीं होना चाहिए, तो के मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके। अब बात करते हैं कि डायरेक्शंस की किस तरीके से आएगी। तो ए का जो डायरेक्शन है वही आसपास के बगल वालों का होना चाहिए, आई के अगल बगल वालों का चेंज हो ही गया डायरेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई का जो है इसने बोल रखा था कि इमीडिएट नंबर्स ऑफ आई फेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और बी के अगल बगल वालों का भी सेम डायरेक्शन नहीं है। ए के सेम डायरेक्शन है बट एल और डी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, तो एल का ये डायरेक्शन आ जाएगा, ओके। अब डी का अगर सेंटर की तरफ इस तरफ आया है डायरेक्शन, ओके, तो
देखो डी का सेंटर की तरफ आया है, एल और डी का ऑपोजिट है, ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई जे की कंडीशन कंप्लीट होगी, ए के आसपास वाले सेम है, ये कंडीशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा एक और कंडीशन, अच्छा ये तो हमने देखी नहीं कि ए से राइट में बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का डायरेक्शन ये होगा। ओके, ए का डायरेक्शन अगर ये होगा तो इनका भी डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि इसने दे रखा है कि ए और आसपास वालों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये भी हमारी कंडीशन कंप्लीट होगी। अब इसके अंदर ये बच रहा है कि डी और सी के बीच में भले ही, ये देखो आप कंडीशन को वापस से पढ़ते हैं, देर इज ओनली 1% बिटवीन सी एंड डी व्हेन ईदर काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी। या तो डी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो, डी और सी के बीच में एक ही बंदा आना चाहिए। और ठीक है, और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी। तो अगर हम यहां से देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास में एक ही बंदा आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऐसा देखेंगे तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि सेंटर में होना ज़रूरी है क्या। देखो एक बार देखते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा जा रहा था, सी जा रहा था ना, तो सी टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा था। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 यहाँ पे मिल रहे हैं, 1 2 यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैंने ऊपर की तरफ ले लिया इसको, ठीक है, और आई को मैंने नीचे की तरफ ले लिया, आई के आसपास वाला डिफरेंट डायरेक्शन है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेंटर की तरफ लेना है अगर मुझे तो देखना पड़ेगा यार, ऑल थ्री ए बोले फेस इन द सेम डायरेक्शन, मेरे में फेस इन द नॉट सेंटर। ठीक है, अब अगर डी का अगर ये डायरेक्शन आया तो सी का भी मुझे सेम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये कंडीशन के हिसाब से यही सूटेबल बैठेगा यार। देखो अगर मैं when either counted in clockwise direction starting from D or counted in anti-clockwise direction starting from D। ये क्वेश्चन में यार मेरे को इसमें लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सी होना चाहिए कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी डी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। मुझे ये लाइन में थोड़ा सा हेर फेर लग रहा है यार। ठीक है ना, क्योंकि देयर इज ओनली 1% व्हेन ईदर काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी। ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में से सी को एक ही पर्सन नहीं दे सकता। ओके, ये एक सी मेरे को लेना पड़ेगा, तो इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम ही मानना पड़ेगा। ओके, तब ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर का देखें, इसमें करेक्शन कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी। ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी में देखेंगे तो 1% आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी में देखेंगे तो 1% आ रहा है। ठीक है ना, तो ये करेक्शन कर लेना। आप टुवर्ड्स द सेंटर 1 2 3 4 5% आ रहे हैं, और यहाँ पे ये आ रहा है, तो टुवर्ड्स द सेंटर जो आ रहा है वो मोर देन क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसमें एक मिस्टेक है आई थिंक, सो इसको सही कर लेना, या फिर अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हो सकता है कि मैं कुछ समझने में इसको गलती कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी तभी पॉसिबल है, वरना इधर काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, कि मतलब ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और इसमें वो भी नहीं दे रखा कि when either counted in anti clockwise direction starting from D or counted in anti clockwise direction from starting from D। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो यही होगा। इस लाइन को चेंज कर लेना एक बार, ठीक है ना। इसमें यही होगा कि इधर काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डी और काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सी। ठीक है ना, मेरे हिसाब से यही सबसे सेट है। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे ये हमारा पूरा का पूरा बन चुका है यहाँ पे।
जो हमारा पजल था वो एकदम तैयार हो गया। तो लास्ट में जाके अपना को ये चीज़ की ज़रूरत पड़े कि सी और डी का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, थर्ड टू द राइट ऑफ वन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, थर्ड टू द राइट, तो इसके लेफ्ट में वापस देखना पड़ेगा, तो ये बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखें, क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पजल का होता है। तो डायरेक्शन बेस्ड का पजल मैंने किसी भी हालत में उसको नहीं माना कि मैं इसको देखो, आपको अब कभी चीज़ आती होती है ना, तो आप क्वेश्चन के अंदर भी बता सकते हो कि क्या मिस्टेक हो सकती है, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको बोल रहा था कि ये जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं ना, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे आप ये अकरम, अब्दुल्ला, अकरम, शम्मी, शोहेब, शाकिब, कैफ, ये एक एक तरीके के आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला, अकरम, अकमल, सिराज, शमी, शोहेब, शाकिब, तो आप कंफ्यूज जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। तो इसका सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि आप स्टार्टिंग में ना ये मान के चलो कि आप क्या कहते हैं, इनको रिमेंबर करने की कोशिश करो। कैसे, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे आप ये मान के चलो कि शम्मी जो है, शम्मी के दो बेटे हैं, अब्दुल्ला और अकरम। शोहेब के शोहेब के भी शोहेब का एक बेटा है, शोहेब का एक बेटा है शाकिब। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि सिराज के दो बेटे हैं, शोएब और शाकिब, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से नोट डाउन भी कर लो। सिराज के दो बेटे हैं, शोहेब और शाकिब, और शमी के दो बेटे हैं, अब्दुल्ला। अब शमी और सिराज को सब जानते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला और अकरम, ठीक है, और कैफ, कैटरीना कैफ। कैफ का एक बेटा है अकमल, ठीक है। या कोई बुराई थोड़ी है, मतलब, ठीक है ना। कैफ का एक बेटा हो गया अकमल, शम्मी के दो बेटे हो गए अब्दुल्ला और अकरम, ठीक है। और सिराज के दो बेटे हो गए शोएब और शाकिब, ठीक है। शोएब शाकिब इसके हो गए, अब्दुल्ला अकरम इसके हो गए, और अकमल कैफ का हो गया। अब इसने बोला है कि 4 ऑफ देम इनवर्ट फेस करते हैं, 4 आउटसाइड। जो एडजेसेंट बैठते हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं बैठते, ठीक है। ये अपना यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का था, जो आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। आपने सिंप्लीफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया कि सिर आप कंफ्यूज हो गए नहीं। अब सिराज के जो थे वो शोएब और शाकिब थे, ठीक है। शम्मी के अब्दुल्ला अकरम थे, और कैफ का अकमल था। आपने सॉर्ट आउट कर दिया। अब आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी बन चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो आते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब हम नोट डाउन कर लेते हैं अकरम से। फिर भी आपको पूरे की पूरे जो नाम है वो नोट डाउन करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो गए अपने दिमाग में कि हाँ अकरम, अकमल, अकरम और अकमल, सॉरी, हाँ, अकरम और अब्दुल्ला दोनों शमी से कनेक्टेड है, ठीक है। और सिराज से के नाम, एस नाम के शोएब और शाकिब कनेक्टेड है, फिर आप कर सकते हो। तो आपको याद इतना से रखना है कि अकमल जो है ना वो सिर्फ कैफ का है, बाकी कोई भी ए नाम का है, अब्दुल्ला, अकरम, वो सारे शमी के ही हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो गया तो फिर आप इजीली कर सकते हो। अकरम से थर्ड टू द राइट ऑफ अब्दुल्ला, तो अकरम जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ अब्दुल्ला, मतलब अपने भाई के ही थर्ड टू द राइट में बैठा है। 3 पीपल सिट बिटवीन अकरम एंड शोएब, शोएब और अकरम के बीच में 3 जने बैठते हैं। शाकिब सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अकरम, शाकिब सिट सेकंड टू द शाकिब, शाकिब सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अकरम, और अकमल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शाकिब, अकमल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शाकिब, ओके। एंड सिराज इज सिटिंग, अब देखो, अब्दुल्ला से 2 छोड़ के अकरम है, अकरम और 3 शोएब। अब अकरम से 1 छोड़ के शाकिब आ गया,
ठीक है। और अकमल से जो शाकिब है, शाकिब से 2 लेफ्ट में छोड़ करके अकमल आ गया अपने पास में। ओके, शाकिब और अकमल भी अपना हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि सिराज इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कैफ। ठीक है, तो अपन ये कर देते हैं, सिराज और कैफ के बीच में 2-3 जने बैठते हैं। कैफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर शमी और शोएब। कैफ जो है ना वो शमी की इमीडिएट नेबर है ना शोएब की है। तो कैफ ना शमी की है इमीडिएट नेबर, ना शोएब की है। शमी और शोएब कौन थे? शोएब तो उसका वो था, बेटा था किसका? सिराज का। और शमी अलग से था, शमी के अब्दुल्ला और अकरम बेटे थे। ठीक है, अब शमी इज नॉट फेसिंग इनसाइड। शमी जो है वो फेस करता है कहाँ पे? आउटसाइड में। अब हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है कि हमें कुछ मतलब ही नहीं है कि यार क्या आउटसाइड होगा, क्या इनसाइड होगा, कौन सा डायरेक्शन क्या होगा, हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना सा फोकस है कि हम किस कंडीशन को ऐसा बनाएं कि जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है 5, 6, 7, 8 की वो सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं है इनसाइड आउटसाइड, बाहर में जाए इनसाइड आउटसाइड। आप वो कंडीशन पकड़ो जहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो। देखो, अब अब्दुल्ला को अगर मैं लेता हूं, अब्दुल्ला से अकरम मिल जाएगा, अकरम से 3 छोड़ के मेरे को शोएब मिल जाएगा। ठीक है, और अकरम से ही 1 छोड़ के मेरे को शाकिब मिल जाएगा। इसने ये बोली हुई है कि 4% सेम डायरेक्शन में और 4% आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो अभी आप फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते कि हम यार ऐसे ही मानेंगे। तो आप देखो क्या कर सकते हो, आप ऐसा पकड़ो चीज़ जो बिल्कुल फिक्स हो। ठीक है, बिल्कुल फिक्स वाले कौन से हैं? अकरम और शोएब का है, सिराज और कैफ का है, बट सिराज और कैफ से हमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप ये पकड़ो अकरम और शोएब को। ठीक है, अकरम और 3 आपने रखा, आपने शोएब यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है कि अकरम से 1 छोड़ के शाकिब है और शाकिब से 2 लेफ्ट में अकमल है। तो अकरम से अगर आप 2 छोड़ के, या अकरम से आप एक काम करते हैं, अकरम से 1 छोड़ के शाकिब और कैफ, सिराज और कैफ, सिराज और कैफ, कैफ के पास में ये बैठेंगे नहीं। चलो देखते हैं, अकरम से 2 छोड़ करके आपको चाहिए अब्दुल्ला। ठीक है, और अब्दुल्ला को अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, अब्दुल्ला को अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे सपोज अब्दुल्ला को मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, और अकरम से 1 छोड़ के शाकिब, जैसे सपोज मैंने शाकिब यहाँ ले लिया, तो 2 छोड़ के मेरे पास में अकमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब्दुल्ला यहाँ आ गया मेरे पास में, अकरम यहाँ आ गया। ओके, शाकिब मेरे पास में यहाँ आ गया और अकमल मेरे पास में यहाँ पे आ गया। अब इसने क्या बोला है कि सिराज और कैफ के बीच में 3 जने बैठते, तो क्या हम अरेंज कर सकते हैं इनको? अगर मैं सिराज को यहाँ पे रखता हूँ तो 1, 2, 3 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सिराज को यहाँ पे रखता हूँ 1, 2, 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हटा दो ये, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। ओके, अब देखो अपन क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन हो सकती है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो हम कैसे कर सकते हैं कि शमी और शोएब नहीं आने चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि शोएब के पास में कैफ नहीं बैठती है। ठीक है, और अकरम से 2 छोड़ करके, जैसे सपोज मैंने अब्दुल्ला को वापस इसी में लिया और अकरम का इस बार मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, और अकरम का डायरेक्शन के राइट में था ना, तो शाकिब मैंने यहाँ पे ले लिया था सपोज। ठीक है, और शाकिब से 2 छोड़ के अकमल है। ठीक है, शाकिब से 2 छोड़ के अकमल है, तो अकमल को मैंने शाकिब से 2 छोड़ के, शाकिब से 2 छोड़ के अकमल मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं बन रही, 3 की अभी भी नहीं बन रही, तो मेरे को यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। शाकिब से 2 छोड़ के मैं अकमल यहाँ पे लेता हूँ, 1, 2 अकमल। अब पॉसिबिलिटी बन रही है, 1, 2, 3 बन रही है। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं सिराज रखता हूँ और यहाँ पे कैफ रखता हूँ, तो कैफ जो है वो शोएब के पास में नहीं आएगी। तो कैफ सिराज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1, 2, 3, और यहाँ पे मेरी सिराज को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कैफ यहाँ पे आ जाएगा। तो शम्मी जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आउटसाइड में हो जाएगा। ठीक है, डन। देखो मैंने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर करके आपको फटाफट से पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी। आप लिखने लग जाओगे ना तो उसमें बहुत आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप फटाफट लिख के पॉसिबिलिटीज़ बना के देख सकते हो, बट यहाँ पे आप इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अब्दुल्ला का जो था वो मैंने सेम ही रखा डायरेक्शन, ठीक है। मैंने यही माना कि अब्दुल्ला का डायरेक्शन ऊपर का है, तो मैंने 2 छोड़ के अकरम का रख दिया। फिर मैंने ये माना कि अकरम का डायरेक्शन मैं नीचे का मान लेता हूँ और शाकिब को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और फिर मैंने वापस से यही किया कि मैंने शाकिब का जो डायरेक्शन था ना, शाकिब शाकिब का जो मैंने डायरेक्शन था वो मैंने कर दिया कहाँ पे, नीचे का। तो इसने लेफ्ट का बोला था, तो अकमल जो था मेरे पास में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अकमल मेरे पास में यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को सिराज और कैफ चाहिए, तो अगर मैं कैफ को यहाँ पे, सिराज को मैं यहाँ पे रखता हूँ, 1 2 3 कैफ शोएब के पास में आ नहीं सकती, तो इसलिए मेरे को कैफ को यहीं पे रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहाँ पे मेरे पास में सिराज आ जाएगा, ठीक है। सिराज आ गया मेरे पास में। अब क्या करना है मेरे को कि भाई कैफ जो है वो शम्मी के पास में भी नहीं बैठ सकती, तो ये भी दिक्कत आ रही है फिर तो यार। शाकिब यहाँ पे आ गया तो ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो ये भी सिचुएशन हमें हटानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो पूरा यहाँ से भी ये भी गलत आ गया। ओके, देखते हैं कोई और कंडीशन, देखते हैं कोई और कंडीशन बन रही है क्या। यहाँ पे जस्ट सपोज, एक सेकेंड, यहाँ पे कैफ कैफ को यहाँ पे रख सकते हैं क्या। हाँ, कैफ को यहाँ पे रख लेते हैं ना। हाँ, कैफ को यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमने पहले क्यों नहीं करा। कैफ को यहाँ पे रख लेते हैं 1 2 3, और सिराज सही कर रहे थे यार, कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। शोएब के पास में रख नहीं सकते और शमी के पास में भी नहीं रख सकते, ठीक है, हो गया डन। तो कैफ और सिराज हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास में शमी आ जाएगा। और शमी का आउटसाइड बोल रखा है, तो आउटसाइड हमें पता नहीं है कि आउटसाइड कौन सा है, कोई डायरेक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो किस किस का डायरेक्शन जो है हमारा रह गया। हमारा शाकिब का हो गया, अब्दुल्ला का हो गया, अकरम का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और हमारे पास में तीनों डायरेक्शन हो गए ना। अब अपनों को डायरेक्शन कैसे और पता चलेंगे ये बताओ। शमी इज़ नॉट फेसिंग इनसाइड, तो शमी आउटसाइड फेस कर रहा है। और ठीक है, आसपास वाले जो हैं वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ही लेना पड़ेगा। ये नीचे हो गया तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। तो शमी कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब कौन सा हो गया, आउटसाइड ये डायरेक्शन हो गया, इनसाइड ये डायरेक्शन हो गया, बात खत्म। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इनसाइड आउटसाइड अपने आप लास्ट में जाके सेटल हो जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने प्यारे तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं, मतलब दिल बनाने का भाई, इसलिए तो लव लाइफ में दिक्कत आते रहते हैं, ये दिल नहीं बनाया जाता ये, ठीक है ना। एकदम प्यारे वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनसे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बाकी के जो भी इनके क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे ये रखा है, हु इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू में ये कौन से क्वेश्चन आ गए भाई। 14 ईयर्स अमंग द 8 फ्रेंड्स, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत क्वेश्चन उठा लिए क्या। इमीडिएट लेबर्स ऑफ एल का तो चलो ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस तो ठीक हैं, बट आई थिंक ये इसके क्वेश्चंस मैंने थोड़े गलत उठा लिया। इसके क्वेश्चंस मैंने ये वाले उठा लिए यार, यहाँ पे आपको मिलेंगे, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पजल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, ये इसके आ गए और उसके वो वाले थे। नेक्स्ट पजल वाले क्वेश्चंस पहले वाले पजल के हैं। तो हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ शाकिब, तो थर्ड टू द राइट ऑफ शाकिब देखोगे तो थर्ड टू द राइट ऑफ शाकिब, शाकिब ये रहा। राइट में देखना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से राज आ गया, ओके। तो नेक्स्ट वाला जो पजल है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो इसके क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना है, हल्का सा मिसमैच हो गया, जल्दबाजी में हो गया होगा, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को आप कर लेना, और ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप तो इजीली है, बिल्कुल इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन नेक्स्ट वाले पजल को कि इसमें क्या करना है अपनों को, ठीक है। अब इस वाले देखो पजल के अंदर क्या चीज दी हुई है। सबसे पहले थॉरो रीडिंग करनी है। 8 फ्रेंड्स हमें दे रखे हैं, 8 फ्रेंड्स हम लोगों को दे रखे हैं, एंड हमें दे रखा है कि नॉर्थ फेस करते हैं, ठीक है, सारे के सारे नॉर्थ फेस करते हैं। एज हमें दे रखी है,
और ठीक है, बस 8 फ्रेंड्स दे रखे हैं, एज हमें दे रखी है। अब हमें देखो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ एक मैं बताऊंगा आपको, एक बहुत सुंदर सी कंडीशन आएगी जिसके बिना आप इस क्वेश्चन को बहुत लंबा ले जाओगे, बट आपने वो कंडीशन अगर कैच कर ली तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो कंडीशंस नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। 2% आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ। ठीक है, एम और ओ के बीच में 2% बैठते हैं। ओके, एंड the one who is 44 years age is second to the left, sitting second to the right of O। ठीक है, second to the right of O के 44। ठीक है, now L is sitting third to the left of 1। ठीक है, L is sitting third to the left of 1 who is 44 years old। 2% between N who is N and 1 who is 23 years age। ठीक है, 2% बैठते हैं N और जिसकी एज 23 है। L is sitting to the immediate right of 1। L जो है 31 के immediate right में बैठता है। ओके, N second to the right of 1। N जो है वो second to the right of बैठता है जिसके 26 साल एज है। 1% बैठता है Q और 14 साल वाली उम्र के, तो Q और 14 साल वाले की उम्र के बीच में एक जना बैठता है। Q जो है वो एंड पे बैठता है। ओके, और K सेकेंड टू द राइट ऑफ 1 ओल्डेस्ट इन ऑल। K जो है सेकेंड टू द राइट बैठता है जो कि ओल्डेस्ट है। ओके, ओल्डेस्ट Q इज K sitting second to the right of 1 is oldest in all। Q is older than K by 8 years। Q जो है वो K से ओल्डर है 8 years। ओके, सो ये अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर सबसे अच्छी जो कंडीशन हमें दी हुई है ना, वो आप एक बार के लिए ट्राई करो कि आप उसको कैच कर पाओ। मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि इन कंडीशंस को आप एक बार खुद एनालाइज करो और सोचो कि आप कहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमें ये भी दे रखा है कि ओल्डेस्ट से के कहाँ पे है। ठीक है, और क्यू का हमें ये बता रखा है कि यार के से 8 साल बड़ा है। ओके, क्यू दे रखा है कि हमें कि के से 8 साल बड़ा है। अब इन एजेस में यहाँ पे ये जो जितनी भी एजेस दे रखी हैं आपको, इनमें से आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन लगता है? अगर मैं 14 में 8 ऐड करूँगा तो 22 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 15 में 8 ऐड करूँगा तो 23 आएगा, ये दो ऑप्शन हो गए। इसमें ऐड करूँगा तो 31 आएगा, ये दो ऑप्शन हो गए। इसमें ऐड करूँगा 8 से 14, इसमें भी आ सकता है, नहीं इसमें नहीं आ सकता, 34 आएगा, हमें 44 दे रखा है, 44 दे रखा है, 34 आएगा, पॉसिबल नहीं है। इसमें 8 ऐड करूँगा 39 पॉसिबल नहीं है। इसमें 8 ऐड करूँगा 52 हो गया, और इसके बाद में तो फिर इसमें 56 है ही नहीं। तो हमारे पास में सिर्फ दो पेयर बन रहे हैं। के की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास में कौन कौन से पेयर आ रहे हैं? या तो हमारे पास में 15 आ रहा है, ओके 8 5 दे रहा, ठीक है, या फिर हमारे पास में 23 आ रहा है। ओके, ये हमारे पास में दो पेयर्स आ रहे हैं, तो मतलब Q का हमें अंदाज़ा लग गया कि Q अगर K जो है 15 होगा तो Q हमारा कितना होगा? 23 होगा। और अगर K जो है हमारा 23 होगा तो हमारा Q जो होगा वो हमारा 31 होगा। ओके, डन है। अब इससे क्या हम पता लगा सकते हैं? ये देखो आप, अगर Q हमारा 23 होगा तो उसको एंड पे आना पड़ेगा, बट ये क्या एंड पे आ सकता है क्या? इज़ दैट पॉसिबल कि n को हम एंड पे रख सकते हैं? नहीं, n को है क्या 23 वाले को हम एंड पे रख सकते हैं, Q को क्या हम एंड पे रख सकते हैं? ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ओके, चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, अब देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये हमारे पास में 8% आ गए, 1 2 3, इसको थोड़ा अच्छा ही बना लेते हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि Q एंड पे बैठता है, 14 एक इसके बगल में है, और M और O से दे रखा है, O से 44 दे रखा है, 44 से L दे रखा है, और इसको है ना डॉट मेथड से करते हैं, छोड़ो, ठीक है, इसको इस ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, डॉट मेथड से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको डॉट मेथड भी थोड़ा पता चल जाएगा। डॉट मेथड में क्या होता है कि आपको मान के चलना होता है कि आपके पास में सिर्फ डॉट के बेसिस पे आपको करना है, इसको नहीं मानना, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि M और 2 छोड़ के मैंने O मान लिया,
ओ से एक छोड़ के मैंने 44 एज वाला मान लिया, तो मेरे पास 2 2 4 और 2 6% आ गए। 44 से 2 छोड़ के मैंने एल को मान लिया, और 31 के जस्ट राइट में एल है तो मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब वो मुझे बोल रहा है कि 26 और क्यू जो है वो एंड पे आता है, तो अब मेरे पास में 2% की स्पेस बच रही है, क्योंकि 2 2 4 2 6 है, और मेरे पास में 2% की स्पेस बच रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बेंच पे बैठे मतलब लीनियर रो में बैठे हैं, सर्कुलर में वो नहीं है। तो क्यू के लिए मेरे पास में 2 स्पेसेस है, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ एक जना, और यहाँ से फिर एक ये भी रख सकता हूँ। बहुत ऑप्शन है, 2 4 2 6, हाँ ऑप्शंस 2 है मेरे पास, मैं रख सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं ऐसा करूँ कि क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, देखो जस्ट सपोज अगर इस कंडीशन में मैं इसमें ये अगर पिक करता हूँ तो पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं 31 लेता 23 लेता हूँ के को, तो मेरे को 31 क्यू को लेना पड़ेगा, और 31 एंड पे नहीं आ रहा, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में मेरे लिए क्यू 23 ही होगा, 15 मेरा के होगा। ठीक है, और जो ओल्डेस्ट है उससे एक छोड़ के मेरे पास में के आना चाहिए। ठीक है, और एम की भी इसने दे रखी है, और एन का भी मेरे को बता रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं एन को जस्ट सपोज यहाँ पे लेता हूँ, तो 2 छोड़ के मेरे पास में 23 नहीं आ सकता। एन को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 2 छोड़ के मेरे पास में 23 आ सकता है। एन को जस्ट सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास में 2 छोड़ के 23 आ सकता है। ओके, और 23 अगर मेरे पास में यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्यू मेरे पास में आ गया, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो मैंने अगर एन यहाँ पे ले लिया, तो 2 छोड़ के मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 23। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस डायरेक्शन में ले लूँ, तो हाँ वो कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं लेता हूँ तो 2 छोड़ के मेरे पास में 23 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 2 छोड़ के मैंने यहाँ पे 23 ले लिया, तो ये क्यू बन गया मेरा यहाँ पे। अब के मेरे पास में 15 है। ठीक है, और के अगर मेरे पास में 15 है, तो मैं के को कहाँ पे रख सकता हूँ कि वो ओल्डेस्ट से एक छोड़ के आ जाए? तो 15 अगर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, 15 अगर मैं यहाँ रखूँगा, तो ओल्डेस्ट मेरे को एल को बनाना पड़ेगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। ये 55 मैंने बना दिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू से एक छोड़ के मेरे को 14 लेना है, तो 14 भी मेरे पास में आ गया, क्यू एंड पे आ गया। ठीक है, एन और 23 के बीच में 2 का फर्क था, वो भी मेरा सेट हो गया। अब एक और चीज़ आ रही है कि 26 से एक छोड़ के एन, ये भी मेरा सेट हो गया। तो ये पूरा का पूरा मेरा सेट ही हो गया, पूरा पजल ही सेट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हम फटाफट से हमने ये जो हमें पजल दिया होता है ना, हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना आप कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाए ना, तो वो आपसे इसका यूज़ लेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो हमसे यूज़ नहीं लेगा, बट वो आपसे इस चीज़ का यूज़ लेगा। तो ट्राई करना कि आप पहले इसको सॉल्व कर लो फटाफट। ठीक है ना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लमेटिक होगा, आप पॉसिबिलिटीज़ बनाते रहोगे और उससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप फटाफट से पहले इनको बना लें, इसको सॉल्व कर लें, और फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब 2 जो हमारे पास में मार्शे बचे हैं, वो मार्शे कौन कौन से हैं? एक तो 26 साल का कौन बनेगा, और एक 44 साल का कौन बनेगा। ठीक है, तो 44 साल का हमारे पास में कौन आ रहा है भैया? 44 साल का बंदा कौन आएगा? और K+8 ओल्डेस्ट। ठीक है, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं हमारे पास में? एन हमारे पास में हो गया, एम हमारे पास में हो गया, 26, और ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे। KLMNOPQR, तो KLMNOPQR, तो P और R यहाँ पे हो सकता है, R और P अपन यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक जो बचेगा हमारे पास में वो कौन सा है? 44 48 है आई थिंक, तो ये हमारा हो गया।
अब आप इजीली इसके क्वेश्चंस देख सकते हो। आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। अपन ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ध्यान से देख लेना भैया। ओल्डेस्ट के एक छोड़ के के आ रहा है, एम और ओ के बीच में 2% है, ओ से एक छोड़ के 44 है, एन से 2 छोड़ के 23 है, और के को हमने 15 लिया है, और 23 हमने क्यू को ले लिया, और ओल्डेस्ट से एक छोड़ के क्या आ गया, क्यू एंड पे आ रहा है, 14 आ गया। ठीक है, और ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, आर इज सेटिंग, ये मिस कर दिया गया। आर सेटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट 26 साल। ओके, मिस कर दिया अपन ने। आर इज सेटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट टू इज 26 years old। ये तो सारा गेम ही चेंज कर देगा यार। ये तो सारा गेम ही चेंज कर देगा। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज 26 years एज, देयर इज 1% बिटवीन क्यू एंड द वन हु इज 14 years, एंड द एक्सट्रीम एंड के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वन ओल्डेस्ट, क्यू इज ओल्डर देन। ठीक है, एक कंडीशन अपना मिस कर दी यार यहाँ पे। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज 26 year old, ये मिस कर दिया अपन ने। अब ये वापस से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे जा नहीं सकता ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा उल्टा कर देंगे आप। उल्टा करने से भी पॉसिबल होगा नहीं, चलो देखते हैं वापस से इसको। ठीक है, तो एम 2O एक 44 से 2 छोड़कर हमारे पास में एल है, और 31 के बगल में है। ठीक है, 26 से एक राइट में छोड़ के एन है, और सेकंड लेफ्ट 26 से एक छोड़ के इधर ये आर है हमारे पास में। 3 और 2 5 तो इसमें यहीं पे बन जाते हैं हमारे, और देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में 2 की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यू को मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, बट क्यू को जहाँ पे भी लूँगा वहाँ से एक छोड़ के मेरे को 14 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं क्यू को यहाँ पे लेता हूँ तो 14 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब क्यू को अगर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है ना, तो मेरे पास में 23 रहेगा, तो 15 को मेरे को कहीं पे सेट करना पड़ेगा। 15 मैं कहाँ पे सेट कर सकता हूँ? के लिए मेरे पास में कोई पोजीशन चाहिए, वो लास्ट में ही आएगी फिर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्यू को मुझे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ जस्ट सपोज, तो यहाँ पे मेरा 14 बन सकता है। ओके, और के लिए मेरे पास में पोजीशन ये बचती है 15, बट इसमें फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि 26 वाला हम कैसे लेंगे। तो 26 अपन ओ को ले सकते हैं ना? हाँ, ये भी तो कर सकते हैं यार, अपन ने गौर नहीं करा। यहाँ पे अपन ने 26 इसको रखा था ना, अरे यार एक सेकंड रुको ना, अपन एक काम करते हैं, इसको पूरे को पूरे चेंज कर देते हैं ना, उल्टा कर देते हैं, इसको घुमा देते हैं, पूरा पूरा डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ कर देते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ तुम्हें, उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा अपना। ये देखो, अगर मैं 26 को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में एन भी आ जाएगा, बस में आर भी आ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें इसका डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, इसका नीचे के डायरेक्शन में कर देते हैं। एम से 2 छोड़ के ओ यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, और ओ से जो 44 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो 44 को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। जस्ट वेट, पूरी कंडीशन को, डायरेक्शन का ये तो प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन का सही कर देंगे। डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ओ से मेरे पास में एक छोड़ के 44 है, तो 44 मैंने यहाँ पे ले लिया, और 44 से यहाँ पे एल आ रहा है, तो मैंने एल को यहाँ पे ले लिया।
एल 31 के इमीडिएटली राइट में है, मतलब 31 के इमीडिएटली लेफ्ट में आएगा वो। तो 31 के इमीडिएटली लेफ्ट में आएगा तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं 31। और ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या बोला हुआ है, क्यू बोला हुआ है, और क्यू से एक छोड़ के ये बोला हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, क्यू से यहाँ पे ले लेते हैं अपन, क्यू से यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक छोड़ के 14, और 26 अब अपना यहाँ पे आ जाएगा। 26 में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, आर अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बचा, एन से 2 छोड़ के 23, 2 छोड़ के 23 यहाँ पे आ जाएगा। के जो अपना 15 है उस ओल्डेस्ट से एक छोड़ के है, ये प्रॉब्लम कर सकता है, देख लेते हैं कोई नहीं। 31 एल 31 के इमीडिएटली राइट में था, 31 के इमीडिएटली लेफ्ट में ले लिया, और 44 से लेफ्ट में है तो 44 के 2 छोड़ के राइट में ले लिया। क्यू को एक बार यहाँ पे लेके ट्राई करते हैं यार, क्यू को एक बार यहाँ पे लेकर ट्राई करते हैं। आई थिंक क्यू यहाँ पे अगर रहेगा तो सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़, देखते हैं एक बार। क्यू को यहाँ पे लेते हैं, 31 बनाते हैं इसको, ठीक है ना, तो के अपना 23 हो जाएगा ना, ओके, के अपना 23 हो जाएगा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, क्यू और एक छोड़ के अपनों को चाहिए 14, 14 अपने पास में यहाँ पे आ गया। और अब अपन क्या कर सकते हैं, एम हो गया, एन हो गया, एन अपन ने ले लिया, एन लेना नहीं चाहिए था, एक बार एन को नहीं लेते। 44 अपन ने कर दिया, ठीक है, 44 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि 26, ठीक है, के अपन कहाँ पे रख सकते हैं, के जो अपना बैठेगा 23 बैठेगा ना, तो 23 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो एक छोड़ के ये ओल्डेस्ट हो जाएगा। के अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, तो के मेरा यहीं पे रखना पड़ेगा मुझे, और ये मेरा 55 आ जाएगा ओल्डेस्ट। और के से 2 छोड़ के मेरे को, मतलब 23 से 2 छोड़ के मेरे को एन रखना है, एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और 26 से, और सॉरी 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 सॉरी, ये मैं डायरेक्शन में कंफ्यूज हो गया, डायरेक्शन मैंने उस तरफ लिया हुआ है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, के को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को एल को 55 देना पड़ेगा, ओल्डेस्ट के इस तरफ आएगा ना, क्योंकि मैं डायरेक्शन अभी नीचे वाला कंसिडर कर रहा हूँ, ऊपर वाला डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहा, नीचे का डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे तो यार वो सेम ही बनेगा फिर मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। के को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 55 यहाँ पे आ जाएगा, के मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ओल्डेस्ट हो गया, के हो गया, और उसके बाद में क्या देख सकते हैं अपन, अगर मैं इसको 23 मान के चलता हूँ तो मेरे पास में 2 छोड़ के एन मेरे पास में यहीं आएगा, 55 मेरे पास में यहाँ पे आ गया, एन मेरे पास में यहाँ पे आ गया। और एन से 26 मेरे को लेना है, एन से 26 में, 26 के राइट में होना चाहिए, मतलब 26 यहाँ पे आएगा, फिर पॉसिबल नहीं है, फंस गया भैया ये क्वेश्चन, तो इसको वापस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा पूरे के पूरे को, इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे को वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, ये तो फंस गया है क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस फंस जाते हैं कई बार, ये सॉल्व करा हुआ पड़ा था मेरे पास में, बट पता नहीं कहाँ गया, उसमें भी हो गया था ये, पर पता नहीं ये अभी आज कहाँ फंस गया, देखते हैं वापस ट्राई करते हैं। एम से इसने वो बोल रखा है, और यहाँ पे 15 और 23 का दे रखा है इसने मेरे को, 31 का दे रखा है, इमीडिएट राइट कुछ गलत कर लिया मेरे हिसाब से, एन सेकंड सेकंड टू द राइट ऑफ, सेकंड टू द राइट ऑफ 126, आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 120, देयर इज वन पर्सन बिटवीन क्यू एंड हु इज 14 years of age, Q is sitting one of the extreme ends of the line, K is sitting second to the right of one who is oldest among the all, Q is older than K by 8 years, and is sitting the one sitting second to the right of O, second to the right of O. There are 2% between N and who is 23 years old. L is sitting second to the right of the one, second to the right of O. L is
सिटिंग टू द इमीडिएट राइट टू द वन हु इज स्टडीइंग। ठीक है, कंडीशन तो सारी सही है। देखते हैं वापस से ट्राई करते हैं इसको, कोई ऐसी कंडीशन लेके चलते हैं जो कि फिक्स हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं क्यू को यहाँ पे लेके चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, क्यू को मैंने यहाँ पे लिया, 14 मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो मेरा था वो 31 था, एक बार के लिए मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, या फिर नहीं माने, क्यू से बन जाएगा क्या? क्यू से पॉसिबिलिटी लगती है क्या तुम्हें? क्यू से बन जाएगा? क्यू से MO44, इसका डायरेक्शन तो चलो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ये O और M में कन्फ्यूजन है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं यार, वो M को गोली मारो, इसको लेते हैं 44 से दो छोड़ के हमारे पास में L आ रहा है, ये पकड़ते हैं और ये 31 पकड़ते हैं। ठीक है, अब 31 को अगर मैं क्यों मानता हूं, ध्यान से सुनना, 31 को अगर मैं क्यों मानता हूं तो मेरा K होगा 23, 2 2 4 और 1 5, 3 पोजीशन मेरे पास बचती हैं, वो तीनों की तीनों पोजीशन मेरे पास यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, तो देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ अब इसके अंदर। K को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ? K को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरे को 55 यहाँ पे चाहिए, 23 होगा मेरा। K 23 यहाँ पे होगा तो 55 यहाँ पे चाहिए, K 23 होगा तो यहाँ पे नहीं आ सकता, K 23 होगा तो यहाँ पे मेरे को 55 चाहिए। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अगर K 23 होगा तो 55 यहाँ पे अगर आ गया तो N भी आना पड़ेगा और 26 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, 26 यहाँ पे आया तो 26 से लेफ्ट में R नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। K को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 55 ये हो गया, तो N भी यही हो गया। ठीक है, N से 26 यहाँ पे आया और 26 से लेफ्ट में R पॉसिबल नहीं है, तो अब अपन क्या करें? तो इसको 31 नहीं मान सकते, फिर एक और पॉसिबिलिटी ये है, बट इससे भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि 55 ही आएगा ना, तो 55 से 23, 23 2 छोड़ के N, N से मेरे पास में 26 नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको गोली मारो, ये इतना मेरे को पता चल गया। क्यू मतलब 31 नहीं आ पा रहा, तो क्यू को हमें 23 ही लेना पड़ेगा। अब क्यू को कहाँ पे लें ये मैटर करता है। तो देखो 26, ये हमें चीज़ पता चल गई कि R 26 और जहाँ पे 26 होगा उससे एक छोड़ के N यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 2 2 4 1 5 यही बन रहा है, 5 वो भी बन रहा है। अब सेट किस तरीके से करा जाए ये मैटर करता है। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, देखो 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 यार, क्यू को अगर मैं कहाँ से स्टार्ट करें इसको, इसको कहाँ से स्टार्ट करें? 23, अब मेरे को ये तो पता चल गया कि 23 ये है, K 15 आ रहा है। हाँ तो चलो यही करते हैं। देखो अब मेरे को अगर ये चीज़ पता चल गई ना कि Q 23 ही है, तो फिर एक काम करते हैं, इसको 23 मानते हैं। ठीक है, 2 छोड़ के मेरे पास में N आ जाएगा, N से मेरे पास में यहाँ पे 26 आ जाएगा और 26 से मेरे पास में यहाँ पे R आ जाएगा। ये मेरा सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को क्या क्या करना है, LO और ये सारे 44 से सारे सेट करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास में सेट हो गया, ये मेरे पास में सेट हो गया, ये मेरे पास में सेट हो गया, ये भी हो गया। अब मेरे को देखना है कि 15 के अगर मैं यहाँ रखूँगा तो 55 यहाँ, के यहाँ रखूँगा 15 तो 55 यहाँ, बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं। तो के या तो यहाँ पे रख सकता हूँ या यहाँ पे रख सकता हूँ। के अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ और 55, सॉरी सपोज के यहाँ पे रख देता हूँ, 55 इसको ले लेता हूँ। एक बार मान के चलते हैं कि अगर मैं 55 यहाँ पे ले लेता हूँ, के यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो देखो क्या क्या हो सकता है। अब M और O को जगह चाहिए। 31 जस्ट मान लो कि मैंने ये ले लिया, L मैंने ये ले लिया, O मैंने ये ले लिया, एक छोड़ के मेरे पास में 44 यहाँ आना चाहिए, नहीं पॉसिबल। तो 31 इसको ले लो, L इसको ले लो, O इसको ले लो, एक छोड़ के 44, ये भी पॉसिबल नहीं है।
31 यहाँ पे आएगा नहीं, 31 2 2 4 1 5 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, के को उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ये इस वाले पोजीशन में लेना पड़ेगा के को। तो के मैंने ये माना, 55 मेरा ये हो जाएगा। अब देखो 31 एल ओ 44, एक छोड़ के 44, देखो 31 एल ओ एक छोड़ के और यहाँ पे मेरे पास में 44 आ जाएगा। डन है, डन है। M2, अब M यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में, क्योंकि M से 2 छोड़ के O था, O से 1 छोड़ के 44, 31 भी सेट हो गया, 31 के राइट में L था, और 44 से 2 छोड़ के ये भी सेट हो गया, ओल्डेस्ट भी वाला भी सेट हो गया। के क्या मेरे को पता चल गया कि 15 है, सॉरी 15 है। अब इसमें एक अल्फ़ाबेट बचा और एक ही बचा। आहा क्या क्वेश्चन था यार, हो। तो बेसिकली जो मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला था ना, उसी से हमें पता चल पाया कि हमने जब 23 माना ना इसको, तभी ये आ पाया। अदरवाइज हम 31 मान के चलते, 31 वाली पॉसिबिलिटी से ये नहीं बन रहा था। तो इसका यही कंक्लूजन निकला यार कि कई बार क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी इसके अंदर काम करी। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि जहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है ना, ये 23 अगर मान लो मैं ले लेता, ये 23 हो जाता, तो आप वो चीज़ उस चीज़ को फॉलो करिए। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई मिनिमम पॉसिबिलिटी से अपन यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके जितने भी दे रखे हैं, इमीडिएट राइट ऑफ द बेंच क्यू है, हुज एज इज 14 ईयर्स अमंग द 8 फ्रेंड्स। 14 ईयर्स किसके, भाई एम की है। व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन हुज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द बेंच, 31 है, ठीक है। और सिटिंग बिटवीन आर एंड 44 ईयर्स ओल्ड, आर और 44 ईयर्स ओल्ड के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो यहाँ पे आर और 44 के बीच में 3 जने बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे पजल्स यार मैंने आप लोगों को यहाँ पे कराए हैं आज, ठीक है। इनको ज़रूर से रिवाइज करना, इनको ज़रूर से वापस को क्वेश्चन को ट्राई करना। एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक बटन हिट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड शेयर करना मत भूलेगा। आई डू ऑल्सो नीड योर सपोर्ट टू ग्रो दिस चैनल। मैं भी आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेटली ट्राई करता हूँ कि आप लोगों की जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सके उतनी अच्छी हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। कल जो होगा सेशन वो डीआई का बेसिकली होगा, जो मेंस लेवल के डीआई क्वेश्चन आते हैं उन पे बेसिकली होगा। और धीरे धीरे और भी अच्छे लेवल के जो पजल्स हैं वो हम करते रहेंगे मेंस लेवल के, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।